नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सतक्ष माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए। आज 2024 के आखिरी रविवार को हम जब सिनेमा संवाद में बात कर रहे हैं, तो हम इस साल का लेखा जोखा दरअसल अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं। इस साल कैसा रहा, फिल्म इंडस्ट्री का हाल, कैसी फिल्मों की जो कहना चाहिए कामयाबी नाकामी की कहानी होती है वो कैसी रही, कौन किस तरह की फिल्में कामयाब हुई, कैसी फिल्में नाकाम हुई और किन कलाकारों का या किस तरह की कहानियों है वो दर्शकों पर ज्यादा असर पड़ा, किसी पर असर पड़ा या नहीं पड़ा। और इसके साथ साथ ओटीटी का जो माध्यम है वहां पर अगर कोई ऐसी उल्लेखनीय बात हुई है तो उसका भी हम जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि हम 2024 को जब विदा दे रहे हैं तो पूरा एक साल ये जो है वो हिंदी सिनेमा के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए कैसा गया है, इसकी आज एक तरह से हम जो है वो पड़ताल करना चाहते हैं, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कुछ बहुत जानकार लोग जो कि सिनेमा के बारे में लगातार लिखते पढ़ते और अ, चर्चाओं में शामिल होते रहते हैं। हमारे साथ जबरी उमर पारक साहब हैं, हमेशा की तरह जाने माने विद्वान हैं हिंदी सिनेमा के। अजय अजय ब्रह्मात्मा जी हैं। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं। हमारे साथ पराग चापेकर हैं। पराग भी हिंदी सिनेमा के बहुत जाने माने समीक्षक हैं, पत्रकार हैं। नंदिता बनर्जी हैं जो कि सिनेमा की बहुत कहना चाहिए एक तरीके से सिनेमा में दिलचस्पी रखती हैं, लगातार टिप्पणियां लिखती रहती हैं, चर्चाओं में शामिल होती रहती हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, बात की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। 2024 का साल अगर हम देखें तो आपको क्या उल्लेखनीय नजर आता है? हमको जो चीजें जो अभी तो मुझे जो तत्काल जो बातें याद आ रही हैं, जैसे कि इस साल एक तरह से देखा जाए तो सीक्वल्स का साल रहा है और सीक्वल्स की कामयाबी का साल रहा है। राजर पुष्पा 2 देखें, चाहे सिंघम अगेन देखें, चाहे स्त्री 2 देखें, चाहे भूल भुलैया 3 देखें, ये जो है ये इस साल की कुछ ऐसी उल्लेखनीय फिल्में हैं जो जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाबी हासिल की। पुष्पा 2 का तो एक तरह से रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है और उसके चलते अल्लू अर्जुन जो है वो एक ऐसा बड़ा फॉर्मेडेबल नाम बन गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि बॉलीवुड के जो तमाम सुपरस्टार्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो एक कमाई के संदर्भ में देखा जाए तो एक चुनौती पेश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, नमस्ते आप सभी को। और देखिए, फ़िल्मों को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। पूरे साल पर अगर हम पुनरावलोकन कर रहे हैं या पलट कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो तरीका यही है जैसा आपने ज़िक्र किया कि सीक्वल का समय रहा है और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं खूब कामयाब रही हैं, जिस हिसाब से पुष्पा 2 का बिज़नेस रहा या तमाम फ़िल्मों का। लेकिन अफ़सोस की बात, मैंने नाम नोट किए हैं, जो अधिक कमाई वाली फ़िल्में हैं, जिनमें पुष्पा 2 है, कल्कि 2098 एडी, स्त्री 2, देवरा, भूल भुलैया 3, जियो 80, सिंघम अगेन, फाइटर, अमरान एंड हनुमान। लेकिन अफ़सोस की बात है कि साल भर के बाद इनमें से कोई भी फ़िल्म हमें याद नहीं रहेगी। सिर्फ़ कमाई का आंकड़ा याद रहेगा और हम इसी बात का ज़िक्र करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि फ़िल्मों को देखने का अपना ये तरीका, ख़ास करके हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो अवलोकन और विश्लेषण का ये तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हमें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि कौन-सी फ़िल्म कामयाब रही और कौन-सा एक्टर कहाँ पहुँचा। और ये सारा एक फ़रेब है, एक तरीके से कमाई का फ़रेब, जो थोप दिया गया है दर्शकों के ऊपर। और दर्शक भी अब ये मान रहे हैं कि जो फ़िल्म सबसे ज़्यादा कमाती है, उसमें कुछ न कुछ तो अच्छाई होती है। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और उसको यहाँ दोहरा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि शहर का सबसे अमीर आदमी शहर का सबसे नेक आदमी हो। उसी तरह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म में अच्छाई भी होगी, इसकी उम्मीद रखना बेकार है, गलत है। मुझे जो फ़िल्में पसंद आई हैं, उनकी बात अगर मैं करूँ, तो नंबर 1 पे ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट आएगी, जिसे सभी ने पसंद किया है, विश्व में उसका महत्व बना है। लेकिन अफ़सोस,
हमारे दर्शक, भारत के दर्शक इस फिल्म को लेकर के बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। कहीं न कहीं जो आजकल पीआर का बिज़नेस है, उसके प्रभाव में ये फ़िल्म कहीं पिछड़ रही है दर्शकों के बीच जाने से। लेकिन सारे नेशनल, इंटरनेशनल जो भी कैटेगरी होती है, वहाँ पे इस फ़िल्म को सराहा जा रहा है। यह एक बहुत अच्छी बात हुई है। दूसरी मुझे अच्छी लगी है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जो एक बिल्कुल नए निर्देशक की फ़िल्म है और जहाँ एक किशोर लड़की की उम्र, किशोरी की भावनाएँ, प्रेम की भावनाएँ, इन चीज़ों को व्यक्त किया गया है, जहाँ उसकी माँ की भी एक बड़ी भूमिका है। फिर लापता लेडी जो इस बार ऑस्कर में गई और वहाँ पे संयोग से नहीं चुनी गई। मुझे अमर सिंह चमकीला भी पसंद आई, काफ़ी पसंद आई थी चमकीला। चमकीला की ज़िंदगी को जिस तरीके से पेश किया है इम्तियाज़ अली ने और उसको दिलजीत दोसांझ ने जो निभाया, और देखिए कोई किरदार किसी कलाकार को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, वो अगर आप दिलजीत दोसांझ को अभी सुन रहे हो, उनके जो कंसर्ट चल रहे हैं, दिलजीत दोसांझ का ये दूसरा अवतार है जो चमकीला से प्रभावित है। और चमकीला को नए अवतरण में, चमकीला के नए संदर्भ में दिलजीत दोसांझ कंसर्ट के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। शायद उस जमाने में कंसर्ट ऐसे नहीं होते थे, हालांकि चमकीला भी कनाडा और कहाँ-कहाँ गए थे। फिर मुझे चंदू चैंपियन अच्छी लगी। मैं भूल भुलैया का नाम नहीं लूंगा कार्तिक आर्यन के लिए, लेकिन उनकी चंदू चैंपियन एक ईमानदार फिल्म थी और कोशिश थी। ऐसे ही श्रीकांत, जो राजकुमार राव की फिल्म है, अगेन मैं उनकी स्त्री 2 की चर्चा नहीं करूंगा। श्रीकांत मेरे लिए उनकी ज्यादा महत्वपूर्ण फिल्म है इस साल की। मेरी क्रिसमस साल के शुरू में आई थी, मुझे अच्छी लगी अपने स्क्रिप्ट की वजह से, अपने कहानी कहने के नए तरीके की वजह से। हालांकि उस पर कुछ लोगों ने विदेशी प्रभाव बहुत ज्यादा देखा। इसके अलावा जिगरा मुझे अच्छी लगी, CTRL भी अच्छी लगी, और अब तो सब भगवान भरोसे जैसी एक छोटी फिल्म, यह भी मुझे अच्छी लगी। ये रही मेरी अपनी फिल्मों की लिस्ट। ओटीटी पर जो बात मैं, ओटीटी का नाम लेके उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओटीटी पे एक बात मुझे अच्छी लगी, जो हिंदी सिनेमा जहां लैग करता है, उन्होंने औरतों के डिपिक्शन में या औरतों को रोल देने में, औरतों को भूमिकाएं देने में प्रगति की है। जिस तरीके से औरतें ओटीटी के जरिए आ रही हैं, शायद इसलिए भी है कि वहाँ लिखने वाली भी, उनको बनाने वाली भी औरतें ज्यादा हैं। तो औरतों के दृष्टिकोण से औरतें पेश हो रही हैं ओटीटी पर, ये एक बहुत अच्छी बात है जिससे हिंदी सिनेमा को सीखना चाहिए। टीवी शोज की बात हम नहीं करते। हाँ, यहाँ एक नया फेनोमेना जो भारतीय समाज में आया है और जो मनोरंजन से ही जुड़ा हुआ है, उस पर भी बात होनी चाहिए, वो है कंसर्ट का मामला। कंसर्ट भारत में इस ढंग से कभी पॉपुलर नहीं था जिस ढंग से पिछले साल हुआ, इस साल हुआ है। 391 कंसर्ट हुए हैं पूरे देश में, और जिससे अरबों का कारोबार हुआ है। और ये अरबों का कारोबार ऐसा कह रहे हैं कि 2-3 साल में तिगुना और चौगुना हो जाएगा। और जो जेनजी है, जो एकदम नई पीढ़ी है, वो इसकी दर्शक है, श्रोता है, भीड़ होती है। 35,000, 40,000, 60,000 के स्टेडियम भर जाते हैं। जो लाइव एक्सपीरियंस के लिए बच्चे जा रहे हैं, देख रहे हैं, इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिल रहा है, कमाई का एक नया जरिया निकल रहा है। इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। हमें नजर रखनी होगी कि हमारे कलाकार जो रॉक स्टार हो गए हैं, जो सिंगर हैं, जो परफॉर्मर है, वो क्या गा रहे हैं वहां पे, क्या सुना रहे हैं जेनजी को, उसमें क्या-क्या चीजें चल रही है। मुझे दिलजीत दोसांझ को मैंने फॉलो किया, और जिस ढंग से वो रिएक्ट करते हैं, जिस ढंग से वो एक्ट करते हैं, और जो मैं कहूँगा विद इन लिमिटेशन, एक कह लें कैसा भी दबाव हो उनके ऊपर, उसके अंदर अपनी बातें जिस प्रकार से रख लेते हैं वे स्टेज पर। इंदौर में जाकर राहत इंदौरी के शेर को पूरे देश को सुनाना कि किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है, आज के समय में बहुत बड़ी बात है। इसी तरह शराब को लेकर के उनकी जो बातें हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे
पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक दोगलापन है, जहां हम शराब तो बेचते हैं, बिक्री करते हैं, लेकिन गीत में शराब ना आए, फिल्मों में शराब ना आए, उसके लिए एक और संवैधानिक टिप्पणी लगा देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आरंभिक बातचीत के लिए मैं इतनी बात कहूंगा, फिर मैं हाँ, जब शुक्रिया आप लोग शुक्रिया अजय दोबारा जी, आएंगे तो बात आपने जो करेंगे। बात कही, जी जी जी, आपने जो बात कही असल में जहां से हमने शुरू किया था, तो बातचीत जो है वो आपने गुणवत्ता की तरफ मोड़ी, जो कि बहुत अच्छी बात है। होना तो यही चाहिए कि हम सिनेमा में गुणवत्ता वर्सेस जो उसकी एक बॉक्स ऑफिस सफलता है उसके बारे में बात करें, और अच्छा सिनेमा चूंकि हम उसके बारे में लगातार बात करते हैं, उस पर चर्चा करते रहे। तो मैं पराग आपकी तरफ आता हूँ। आप, अजय जी ने जो लिस्ट गिनाई है जिन फिल्मों की, आप उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे, और अपनी तरफ से जो एक आर्गुमेंट उनका रहा है कंसर्ट से लेकर के एक फिल्मों की क्वालिटी को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने इस बार देखा कि जैसे सीक्वल्स की हम बात कर रहे हैं, सीक्वल्स का एक हमने शुरू में ही बताया कि हाँ, कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की, बॉक्स ऑफिस कामयाबी हासिल की है, जबरदस्त रिकॉर्ड बना है। और साउथ की फिल्मों की धमक सुनाई दी है काफी ज्यादा, जैसा कि अजय जी ने भी अपनी लिस्ट में दिखाया, कल्कि का जिक्र किया उन्होंने और तमाम सारी फिल्मों का जिक्र किया। उसके साथ साथ में लापता लेडीज और ऑल वी इमेजिन एज लाइट का भी जिक्र आया, जो कि एक महिला फिल्मकारों की कहना चाहिए कि बढ़ती उपस्थिति का एक कहीं ना कहीं एक द्योतक है, एक इंडिकेटर है। आप क्या कहना चाहेंगे पराग? पराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? पराग का फ्रेम लगता है फ्रीज हो रखा है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी ये सवाल लेकर के नंदिता जी आपके पास आता हूँ। नंदिता जी, ये जो सवाल है जो मैंने अभी पूछा कि महिला फिल्मकारों की चमक दिख रही है, अभी अजय जी ने जिन फिल्मों का नाम लिया उनका उन्होंने जिक्र किया कि गुणवत्ता का मसला है। कामयाबी को ही हमेशा इंडिकेटर नहीं मानना चाहिए, कामयाबी को ऐसी वो गुणवत्ता का सबूत नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये मतलब ये जो पॉपुलर डिमांड है, जैसे ये सीक्वल का जैसे बन रही है, इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हो रही है इसकी, तो मतलब पता नहीं। मतलब क्वालिटी डज मैटर, और आई डोंट थिंक पीपल आर सो अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। और जहां तक आपने कहा कि महिलाओं के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो पायल कपाड़िया का फिल्म मैं देख नहीं पाई। आई रियली वॉन्टेड टू वॉच ऑल वी इमेजिन एज लाइट। शायद ये नेटफ्लिक्स में आ जाएगी, फिर देखने की मौका मिलेगी। लेकिन लापता लेडीज तो बिल्कुल मैं देखी हुई हूँ। और बाकी काफी सारे ओटीटीज का फिल्म, जैसे आपने मुझे कहा था, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर काम भी हो रही है। महिलाओं के ऊपर गर्ल्स विल बी गर्ल्स, सर ने अभी बताया। एक और भी वेरी इंटरेस्टिंग वैक गर्ल्स नाम के एक सीरीज आई थी अमेजन में, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी जी, होगी। इट वाज ऑल, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अपने एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंस, फ्रीडम के बारे में तो फिल्में बन रही है। और एक दो साल पहले एक फिल्म की मुझे याद आ रही है, वो है आपका गुलाबो सिताबो। उन दिनों कोविड चल रहा था, तो कोविड के वक्त में वो उसका ओटीटी रिलीज किया गया था। तो अमिताभ थे वहां पे, और फिर बेगम के कोई किरदार जो निभा रही थी, भूल गई आयुष्मान नाम तो। खुराना। जी, आयुष्मान खुराना, फारूक जाफर। जी जी। मैं उनसे मिली हुई हूँ। वो उमराव जान में रेखा की माँ की किरदार निभाई थी, फारूक जाफर, जिन्होंने वो बेगम। तो उस सीरीज में तो कॉमेडी था, कुछ हिलेरियस मूड में बना हुआ था। जो चीज मुझे अच्छा लगा वो ये बात है कि जो कैरेक्टर्स, जैसे फीमेल कैरेक्टर्स जैसे दिखाया गया है, क्योंकि हर वक्त ना फिल्म में फीमेल पोर्ट्रेल वाज ऑलवेज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। इधर वो एपिटोम ऑफ वर्च्यू, और नहीं तो वो एकदम से वैसे मतलब वैम्प या सिडाक्ट्रेस या कुछ गलत, मतलब जो गलत करी उसकी हर चीज बुरी है, ऐसी है। तो उसमें बहुत सारे शेड्स दिखाई पड़े मुझे, काफी सारे जो फीमेल कैरेक्टर्स भी थे। तो मेरे ख्याल से हाँ, एक अवेयरनेस ऐसे हो रही है कि जैसे लड़कियां जैसे है, और वो कुछ ऑफ कोर्स हॉलीवुड से प्रभावित है या वेस्टर्न सीरीज से है, लेकिन ओटीटी में जैसे आजकल सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर फिल्म बन रही है। एक CTRL में इस साल बनी थी, सोनम कपूर ने की है। तो कंट्रोल अजीब सा फिल्म है, अजीब। और और एक कितना इन्फ्लुएंस होता है ये फेसबुक का, ये
आपका इंस्टाग्राम का, मतलब लोग जैसे जी रहे हैं ये सब चीजें एकदम से, मतलब मैं और आम आदमी को एक सेलिब्रिटी स्टेटस दे रहा है। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी हर बिल्कुल एक्टिविटी एकदम मतलब सर्वेलेंस कैमरा में, मैं कब खुश हूँ, मैं कब दुखी हूँ, मेरा हर एक एक्सप्रेशन, और ये डिपेंड करती है कि मेरी रिच कहाँ तक है, कितनी लाइक्स मुझे मिल रही है। तो ये जो प्राइवेट और पब्लिक जो स्पेसेस है, इसका जो अंतर था पहले, आजकल वैसे प्राइवेट स्पेसेस आर आल्सो बीइंग वेरी पब्लिक, क्योंकि ये चीज कुछ अजीब सा, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं उस मामले में थोड़ी पुराने ख्यालात की हूँ, लेकिन मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं देखती हूँ कि हर एक प्रोग्राम में ये लोग, बच्चों ने कुछ ना कुछ डाल देता है, देते रहते, सुबह से शाम तक ये लोग करते हैं, तो इसी में आनंद मिलती है। तो इसके ऊपर ये फिल्म बनी थी कि इनके ऊपर कितना दबाव पड़ता है, कितना दबाव डाला जाता है लोगों के ऊपर ये सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर। और एक फिल्म मुझे वो कुछ कॉमेडी था, कॉलिंग मी बे, मेरे ख्याल से कॉलिंग मी बे, सोनम, ये सब नेटफ्लिक्स पे और अमेजन कॉल मी बे, प्राइम, कॉल मी बे, जी जी, हाँ, कॉल, अनन्या वो पांडे, जी जी अनन्या पांडे। तो जैसे जी फैशन इंडस्ट्री आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा रही है, उसकी जो विस्तार है, उसका जो जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, पहले भी बना था मधुर भंडारकर, जब पहले इन्होंने मतलब पेज 3, फिर फैशन, फिर ट्रैफिक सिग्नल, ऐसे फिल्में इन्होंने बनाए थे। लेकिन कुछ, हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, वी कैन कॉल इट मॉडर्न सिनेमा, मॉडर्न वे, मॉडर्न गेजेस। हाँ, और एक जी, फिल्म डार्लिंग्स मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आया था, डार्लिंग वो किसमें साल आई थी, जी 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 बहुत ही अजीब फिल्म है, और क्रूड, मैं ये भी कहूंगी बहुत क्रूड फिल्म है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे फिल्मों में जैसे एक्ट ऑफ वेंजेंस जैसे दिखाया गया है, जैसे रेखा भ्रष्टाचार या खून भरी मांग, ऐसी फिल्में तो दिखाए गए हैं फिल्मों में कि आपका वो डैमसेल इन डिस्ट्रेस से वो एकदम से वो बन जाती है, मतलब मर्दों वाली कुछ बन जाती है, एंड देन शी इज आल्सो पोर्ट्रेइंग अ मैन, एंड देन दैट काइंड ऑफ एन मैस्कुलिनिज्म इज आल्सो विद इन हर। तो ये सब चीजें थी। तो डार्लिंग मुझे बहुत अजीब लगा, अजीब, उसका जो वो फीमेल कैरेक्टर्स, जैसे वो लोग स्कीमिंग करते हैं, हर दिन स्कीमिंग करके वायलेंस, ये जो वायलेंस है वो तो डिस्टर्बिंग है, लेकिन उसका इंटीग्रल जो पार्ट है वो भी डिस्टर्बिंग है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, शायद ओटीटी हमें, ओटीटी एक चीज तो है, जैसे सिनेमा इज बिकमिंग ऑल्सो वेरी प्राइवेट, आजकल लोग मोबाइल पे सिनेमा देखते हैं, एपिसोड वाइज देखते हैं। तो सिनेमा का जो जॉइंट स्क्रीन और जो पब्लिक व्यूइंग था, फैमिली व्यूइंग, वो छोटा होते होते कम से कम, मैं मुझे आजकल लगता है कि ये इट हैज बिकम वेरी प्राइवेट। मतलब मैं खुद अपने हीरो से बात कर रही हूँ, अपनी हीरोइन से बात कर रही हूँ, जो पहले भी जी, था। लेकिन नंदिता जी, मैं आपको, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, हम आप सिनेमा के प्राइवेट होने की बात करें, लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि जिन फिल्मों को हम जिन फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, तो जाहिर बात है दर्शक उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल गए होंगे, चाहे वो पुष्पा 2 हो, चाहे वो फाइटर हो, या और कोई भी फिल्म हो। यानी यहाँ तक कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो मुझे एक फिल्म आपकी बातों के दौरान ही मुझे याद आई। वो एक फिल्म थी कृति सनन और शाहिद कपूर की, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, जिसमें उसको एक रोबोट से प्यार हो जाता है, और वो रोबोट की भावना, वो एक बिल्कुल नई तरह की कहानी है। हम उसको गंभीरता से ले या ना ले वो एक अलग मसला है, लेकिन वो फिल्म भी अपने स्तर पर पॉपुलर हुई। और जो बात अजय जी कह रहे थे वो बड़ी मार्के की बात है, कि जैसे इस साल हमने जो देखा कि भाई एक जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक अलग तरह की कहना चाहिए इच्छा दिख रही है, उसकी एक अलग तरह की पसंद दिख रही है कंसर्ट्स में, यानी ओपन में आकर के और एक अलग तरह का अपने लिए आनंद ढूंढना। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जो इस साल के ट्रेंड्स को प्रभावित कर रही हैं, और मुझे लगता है आगे शायद जाकर के और उन चीजों पर असर पड़ेगा। पराग, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपका चूंकि जब संपर्क टूट गया था, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि आप इस साल की फिल्मों में किन फिल्मों को शामिल करेंगे अपनी पसंदीदा फिल्मों में, और आपकी नजर में इस साल का ट्रेंड क्या रहा? अगर आपको कोई ट्रेंड इमर्ज करता हुआ दिखाई दिया, तो आपको क्या लगता है कहाँ पहुंचा सिनेमा? कुछ उसमें कुछ अच्छा बुरा क्या जुड़ा, क्या कहेंगे आप? पराग, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
मुझे लगता है पराग जी जी, मुझे से आपकी संपर्क आवाज हो आ नहीं रही है, पा आपको रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही अब आई है आपकी क्लियर। आवाज। जी 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 जी, बोले बोले, हाँ बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, बड़ी सुंदर बात अजय जी ने की कि अजय जी ने बड़ी सुंदर बात शुरुआत से ही कही कि हम लोग उस सिनेमा के पीछे भाग रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रहा है, हम उसको सिनेमा मान रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली सिनेमा जो है, हम उसको नॉन स्टार कास्ट या उसकी उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। हमारे मीडिया को कोई लेना देना नहीं है वो सिनेमा क्या हो रहा है, बस बॉक्स ऑफिस फिगर्स दिखना चाहिए। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जैसे कितनी सुंदर सुंदर फिल्में, लापता लेडीज कहे या चमकीला कहे या गर्ल्स विल बी गर्ल्स, बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत अच्छा सिनेमा है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी फिल्में आई है इस साल में जिसकी चर्चा उस तरह से नहीं हो पाई है, दुर्भाग्य से। लेकिन बहुत सुंदर सिनेमा इन्होंने बनाया। लेकिन अब जिस तरह का सिनेमा चल रहा है, मुझे लगता है कि हमारे भीतर की कुंठाओं को पूरी उजागर करके, हमारे डर जो हम अंदर ही अंदर हमको सताते थे, उसको बहुत ग्लोरीफाई करके अब जो सिनेमा बन रहा है, एनिमल और इस तरह की फिल्मों की जो सफलता है, अब वो सारे डर, हमारी कुंठाएं बड़े पर्दे पर आपको दिखाई देगी, जिससे हम इंसान नाम का जीव डरता था, सहमता था कि ये किसी को पता ना पड़े। अब उसका खुलेआम ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, उसका प्रदर्शन चल रहा है और वो सफल हो रही है। और लोग उसमें सैडिज्म का जो प्लेजर है वो ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं उसका, और चल रही है फिल्में। और जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात है, एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस के मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा, वो पुष्पा से भी ज्यादा हिट फिल्म है, जो 40 करोड़ में मात्र बनी थी, हनुमान। और 400 करोड़ का कारोबार किया। अगर कंपैरिजन वाइज, रेशो वाइज देखा जाए तो हनुमान इस साल की सबसे बड़ी हिट है, वो पुष्पा 2 से भी बड़ी हिट है। जी सही कहा आपने, जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। पराग, आपने जो बात कही है गुणवत्ता वाले सिनेमा की, और ये बात बहस की भाई हम जो है वो कुछ ऐसी फिल्मों की का ही जिक्र करते हैं ज्यादातर मीडिया में कि जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ठहरती हैं, या जिनको हम मानते हैं कि भाई आंकड़ों के हिसाब से बहुत कमाई की है। ऐसे में पारक साहब मैं आपके पास आता हूं, जो दक्षिण भारत का सिनेमा है, जहां दरअसल आज की तारीख में हम क्वालिटी सिनेमा के लिए देखते हैं, मलयालम सिनेमा हो या तमिल तेलुगु का सिनेमा हो, कन्नड़ का सिनेमा हो, तो ऐसे में आपको जो है इस साल की कोई ऐसी उल्लेखनीय फिल्म याद आती हो जो कि आप कहें कि नहीं ये गुणवत्ता के लिहाज से भी बहुत अच्छी फिल्म थी, और जिसको हम बिजनेस के मोर्चे पर भले ही उतना सफल न माने, लेकिन कम से कम एक जो अच्छा सिनेमा की परिभाषा है वहां ये फिल्म खरी उतरती है। और आपको अगर इस साल कोई ट्रेंड इमर्ज करता हुआ दिखाई दिया हो तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सभी को नमस्कार। जहाँ तक दक्षिण की फिल्में हैं जो हिंदी दर्शकों के बीच में भी काफी लोकप्रिय हुई और जिनकी कमाई भी बहुत अधिक है और जिसकी सफल कामयाब फिल्मों के तौर पर चर्चा हो रही है, उस पर अजय ने जो कहा है वो मेरी ख्याल बिल्कुल सही है। उस पर भी और हिंदी में भी इस तरह की फिल्में जो बनती है, इसके मतलब वो, मैंने कभी इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया कि कोई फिल्म कितनी सफल होती है। कभी किसी जमाने में ऐसा होता था कि एक बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्म अच्छी भी होती थी, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब जो फिल्में सफल हो रही है वो, जैसा अजय ने बिल्कुल कहा, कि वो जरूरी नहीं है कि अच्छी फिल्म भी हो। जो चीज मतलब फिल्म दर्शकों की कमी नहीं है, वो सिनेमा में जाकर देखें या घर पर देखें, ओटीटी पर देखें, दर्शकों की कमी नहीं, और वो फिल्म देखना भी चाहते हैं। लेकिन कई सारी समस्याएं हैं। समस्याएं यह है कि अगर आप देखें तो हमारे समय को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्में, जो गंभीरता से हमारे समय के सवालों को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्में हैं, वो मुझे लगता है कि अब कम बनने लगी है। इधर उधर के रास्ते खोजे जा रहे हैं जिससे कि अपनी बात कही जा सके और उसका थोड़ा समय से भी जुड़ाव हो। लेकिन जिस तरह के दबाव के बीच में फिल्में बन रही है, उसमें कुछ अ, मुश्किल आ रही है। ये मुश्किल हम सिनेमा में देख सकते हैं। पुष्पा या इस तरह की जो बड़े बजट की और
करोड़ों और अरबों रुपये कमाने वाली फिल्में हैं, उसके बारे में मुझे भी लगता है कि वो कितने समय तक रहेगी और कितने दिनों तक हम उसकी चर्चा करते रहेंगे। एक ट्रेंड के रूप में चर्चा हो जाए, लेकिन एक अच्छी फिल्म के रूप में चर्चा होना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मैं जिन जो फिल्में मैंने देखी और जो मुझे पसंद आई उसकी चर्चा मैं थोड़ा बाद में करूंगा। एक जैसे ट्रेंड आपने सीक्वल का ट्रेंड बताया, उसी तरह से बायोपिक का ट्रेंड भी देखा जा सकता है। बायोपिक का मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व को आधार बनाकर फिल्में बनाई गई है, और इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे लोगों को खोजा गया है जो जिनकी तरफ शायद ही ध्यान जाता, जैसे कि मैदान फिल्म में जो जी फुटबॉल जी का कोच है ऐसे रहीम, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें रुचि रखने स्पोर्ट्स में रुचि रखने वालों को भी जानकारी होगी, लेकिन वो खोजा गया और उस पर एक अच्छी फिल्म बनी। अच्छी का मतलब है कि बहुत ही उत्कृष्ट या उस तरह की फिल्म नहीं है जैसे कि लेकिन एक अच्छी फिल्म, ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है। और महत्वपूर्ण यह है इस समय इस तरह की फिल्म का बनना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो कोच है वो मुसलमान है मुसलमान, और वो बिल्कुल इस काम को करता है। और एक मुसलमान को ऐसे समय में आप किसी फिल्म में हीरो की तरह पेश करें, ये मैं एक साहस की बात मानता हूं। और इस बिल्कुल आपने दृष्टि बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा जिक्र हाँ किया आपने। और आपने मतलब मैं इस मोड़ पर इसमें जुड़ना चाहूंगा आपकी बात में कि अजय देवगन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनको आप एक तरफ मैदान जैसी फिल्में देखते हैं और आप उनके उत्कृष्ट अभिनय की उनकी सराहना करते हैं, या फिर वो जो औरों में कहाँ दम था जैसी एक फिल्म आती है उनकी, जो एक प्रेम कहानी, बड़ी अलग तरह की प्रेम कहानी है। और उसी उसी अजय देवगन को जब हम सिंघम अगेन में देखते हैं तो हमें लगता है ये एक्टर यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो भी एक कामयाबी, उनकी कामयाबी का एक है, वो एक मोर्चा है वो भी, जहां वो उसको उस मोर्चे पर भी वो काफी कामयाब है, उस मोर्चे को भी फतेह करते रहते हैं। और आपने जिक्र किया बायोपिक का, बहुत अच्छी आपने बात कही। मुझे ए वतन मेरे वतन जैसी फिल्म भी याद आ रही जो इसी साल रिलीज हुई थी, जो हाँ उषा मेहता पर बनी, बहुत मैं महत्वपूर्ण फिल्म मैं है। जी जी मैं ऐसी कुछ फिल्मों की चर्चा करना चाहूंगा। जी ए जी वतन मेरे वतन की भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप प्रोपेगेंडा फिल्मों के संदर्भ में इसकी चर्चा करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो आजादी का आंदोलन है, उस आजादी के आंदोलन के जो अलग अलग तरह के नायक है, उनको अब एक तरफ फिल्म बन रही है स्वातंत्र्य वीर सावरकर, और दूसरी तरफ जिसको लगभग भुला दिया गया है उषा मेहता। उस उषा मेहता को जिसने कि 1942 के जो आंदोलन था, उस आंदोलन में रेडियो के द्वारा आजादी के आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ाया था। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्त्री को सामने लाना स्त्री पर बनने वाली कई फिल्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको नायक की तरह पेश किया गया। आजादी के आंदोलन की लगभग भुला दी गई उस स्त्री को जो बिल्कुल, है। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी तरह और से एक और मतलब उसमें फिल्म है, जी जी इसी तरह एक और फिल्म की चर्चा करना चाहूंगा, वो है महाराज। उस पर तो मैंने लंबा लेख भी लिखा था, ओटीटी पर आई बिल्कुल थी। और उसमें भी 19वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक, जिसने जो है जिस समय उस समय के जो नेता थे, उस समय जो फिल्म धर्म के नाम पर जो रूढ़िवाद था, स्त्रियों का जो शोषण था, उसको साहस के साथ कहने की हिम्मत दिखाई। गुजरात में कई लोग उस फिल्म के खिलाफ कोर्ट भी चले गए थे, लेकिन कोर्ट ने बुद्धिमानी का प्रयोग किया और उस फिल्म को रिलीज होने दिया। और वो फिल्म मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है ऐसी साहसपूर्ण फिल्में बनाने की। तो मेरा अपना विचार है कि उन 2024 में कौन सी फिल्में कामयाब हुई, कौन सी फिल्में चली, कौन सी फिल्में भुला दी गई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कौन सी फिल्में हैं जिसे कि हमें आगे ले जाना चाहिए, जिन्हें बिल्कुल कि हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उसमें लापता लेडीज भी हो सकती है। कुछ फिल्में ऐसी है जो 2023 में उनको सर्टिफिकेट मिला, लेकिन जो रिलीज ओटीटी पर
या सिनेमा घर में 2024 में हुई, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे गुठली लड्डू को सर्टिफिकेट तो मिला 2023 का, लेकिन वो फिल्म OTT पर आई 2024 में, लेकिन वो फिल्म मुझे जी बहुत ही जरूरी फिल्म लगती है, क्योंकि पहली बार उसमें दलितों के साथ जो होता है उसको बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही, मतलब कहना चाहिए कि वो एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करते। आप देखेंगे कि मीडिया उसकी कभी चर्चा नहीं करेगा। हमारे जैसे जो हम बातचीत करते हैं उसमें भी खुले भटके कभी चर्चा हो जाए तो होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ये न देखें कि कौन सी फिल्में कामयाब रही। कामयाब तो बहुत सारी फिल्में हम आपके हैं कौन कितनी कामयाब रही, अब सिर्फ एक ट्रेंड के तौर पर चर्चा होती है, उस पर विस्तार से कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। और किस ट्रेंड के रूप में याद करते हैं हम, इस रूप में याद करते हैं उसमें जो विस्तार से शादी का आयोजन होता है वो बाद में सिनेमा में एक ट्रेंड बन गया। अब इसके लिए तो सिनेमा नहीं बनाया जाता। तो ये मेरा विचार है। आगे अगर कुछ और कहना हो। आपने जो बात कही है वो अपने आप में हालांकि हमने अपने कार्यक्रम में गुठली लड्डू या उस तरह के सिनेमा पर काफी विस्तार से चर्चा की है और कई बार चर्चा की है, लेकिन क्या कामयाबी, अजय जी, एक कामयाबी क्या एक ऐसा विषय है जिसको मतलब हमें बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए? हालांकि मैं इस बात में बिल्कुल आप सबसे सहमत हूं और हम लगातार अपने कार्यक्रम में यही इसी उद्देश्य से चर्चा करते हैं कि अच्छा सिनेमा लोगों के सामने आए। लेकिन अगर कोई फिल्म कामयाब है, मुझे भी लगा पुष्पा 2 देख करके, मुझे भी बहुत सारी फिल्में देख करके लगा, स्त्री 2 देख करके भी लगा, बहुत सारी फिल्में देख करके लगा कि ये फिल्में इतनी हिट क्यों हैं, क्यों इनमें ऐसी क्या खास बात थी कि जिसके लिए ये फिल्में देखने के लिए दर्शक टूटे पड़ रहे थे। लेकिन आप ये बात तो है हैरान करने वाली कि अल्टीमेटली वो फिल्में कहीं ना कहीं पैसा कमा रही हैं और पैसा कमा करके निर्माताओं को दे रही हैं और उनके पास अंततः ये सुविधा रहेगी कि वो चाहे तो पुष्पा 2 जैसी फिल्में बनाए, या हो सकता है वो कुछ अच्छी फिल्में और बेहतर फिल्में बनाना भी शुरू कर दें, क्योंकि अंततः तो जो भी आदमी पैसा लगा रहा है फिल्म बनाने के लिए वो ये जरूर चाहेगा ना कि उसके पैसे की रिकवरी हो, अच्छा मतलब अच्छी कमाई करे, चाहे वो 2.5 आखिर जैसी कोई फिल्म ही क्यों ना हो। वो 2.5 आखिर जैसी फिल्म है जो छोटी फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, इस साल की कुछ बहुत अच्छी फिल्मों में से मैं उसको गिनूंगा जो मैंने देखी कम से कम। लेकिन क्या ये लगता है कि कहीं ये डिबेट जो है फिर उसी तरफ जा रही है कि कामयाबी वर्सेस जो एक क्वालिटी है, और उसमें हम जो है हम शायद जो कामयाब सिनेमा है, जो अच्छा सिनेमा है उसकी तरफ तो है, लेकिन जो कामयाब सिनेमा है उसमें हम अच्छाई देख नहीं रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दरअसल आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ से चीजों को देख रहे हैं, इस पर सारा सब कुछ तय होता है। जैसे मेरे लिए कामयाबी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी फिल्म कितनी भी कमा ले, बाजार का ट्रेंड तो चल रहा है। मेरे हिसाब से ये मनोरंजन की ऐसी बाढ़ आई हुई है जिसमें अच्छे सिनेमा का कुआं जो है ना उसमें भी खारा पानी भर गया है या भर रहा है। जरूरत है कि उस कुएं के मीठे पानी को हम कैसे बचा पाते हैं, नहीं तो ये खारा पानी सब कुछ खारा करके चला जाएगा, और वही हो रहा है। और हमारे आपके जैसे लोग भी इस दबाव में रहते हैं कि भाई कमाई तो हो रही है ना, बिजनेस तो हो रहा है ना, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो इस तरीके से उसका असर बढ़ता जाता है। और रही बात की ना समझ में आने वाली बात, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है कि ऐसी फिल्में क्यों चल रही हैं, सीक्वल क्यों चल रहा है, बेसिक इंस्टिंक्ट वाली फिल्में क्यों चल रही हैं, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। आप अपने समाज को अगर आंखें खोल के देखेंगे, जहां 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर पल रही है, जिसके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है रोजगार की, वो दर्शक क्या चाहेगा, उसको कैसी चीजें पसंद आएगी, आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये सारा। और रही बात आतंक की, उनके कमाने की, आपने भी एक बात कही कि अल्लू अर्जुन की कमाई से हिंदी फिल्मों के स्टार डरे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डरे हुए, मैंने ये नहीं कहा। मेरे कहने का सिर्फ इतना था कि कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट डालता है और नेचुरली वो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा कि आपके पास अगर एक ऐसा कंपटीटर आ गया। यही बात मैं कह रहा हूँ सर, यही बात मैं, अगर मैंने इस पर लिखा भी था कि ये तेलुगु के सारे स्टार के आपस की होड़ है कि कौन हिंदी बाजार पर कब्जा करता है।
किसको हिंदी बाजार में जगह मिलती है। ये आपस में लड़ रहे हैं, हिंदी से इनकी कोई लड़ाई नहीं है। जमाना, मैंने टर्म में एक इस्तेमाल किया है, अंतर्देशीयकरण का दौर है ये। इसको एक दूसरे के खिलाफ न रखें, हम एक दूसरे की भाषाओं में जा रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। मैंने इस बीच में दक्षिण की सिनेमा पर एक रिसर्च किया कि वहां जो हिंदी फिल्में बनती थी, आपको मालूम है बलराज साहनी, सुनील दत्त जैसे कलाकारों ने दक्षिण जाके काम किया, सारा बानो ने काम किया है, फिर जितेंद्र दिलीप ने कुमार तो ने काम लंबे किया समय है। तक काम किया है। हाँ, जितेंद्र ने लंबे समय तक काम किया है। लेकिन तब यहाँ के कलाकार वहां जाते थे और फिर उन फिल्मों को हिंदी में प्रदर्शित किया जाता था। अब फर्क ये पड़ा है कि वे वहां के निर्देशक आ रहे हैं, हिंदी कलाकारों को लेके हिंदी में फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वो हिंदी मिजाज की फिल्में नहीं बना रहे हैं, वे तेलुगु और तमिल मिजाज की फिल्में बना रहे हैं, जिसको हम पसंद कर रहे हैं। और दूसरा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है अप्रत्यक्ष तरीके से, जो 4 साल पहले एक अभियान चलाया गया कि हिंदी सिनेमा अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से कट गया है, ये बात दर्शकों के दिमाग में इस ढंग से असर डाल गई है कि संस्कृति और संस्कार और जमीन की बात पर आप कोई भी रूढ़ी दिखाएं, उनको पसंद आ रहा है। कंतारा पसंद आ रहा है, कंतारा बहुत रिग्रेसिव फिल्म है, वैसे ही रिग्रेसिव फिल्म पुष्पा है वैसे, लेकिन ये सब कुछ पसंद आ रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा है जो इसको बढ़ावा दे रहा है। हमारा सिस्टम आर्टिकल 370 की सिफारिश करता है, इंडोर्स करता है। वीर सावरकर को पहली फिल्म वहां पे पैनोरमा में घोषित करता है। तो दौर ऐसा है जहां पे ऐसी बुरी चीजें पसंद आएंगी लोगों को। जब देश का नेता ही इस तरीके से पसंद आ गया है लोगों को, तो बाकी फिल्मों की आप बात क्या कर रहे हैं। लेकिन अजय जी आप जो कह रहे हैं अभी, चूंकि अभी पारक साहब ने अपनी चर्चा, अपने टिप्पणी में जिस चीज का जिक्र किया था बायोपिक्स का, आपने सावरकर का जिक्र किया, उन्होंने भी सावरकर का जिक्र किया था। जहां तक सिनेमा हॉल में ऐसी फिल्में दिखाए जाने का सवाल है, इस साल जहां तक मुझे याद पड़ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी पर भी बायोपिक आई, मैं अटल हूँ, वो बहुत बुरी, उसका बहुत बुरा असर हुआ, मतलब बहुत बुरा उसका हाल हुआ बॉक्स ऑफिस पर। उसी तरह से स्वतंत्रवीर सावरकर को भी लोगों ने कुछ बहुत खास अहमियत नहीं दी। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा जो प्रोपेगेंडा सिनेमा इस साल आया, उसमें अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है आर्टिकल 370 को छोड़ करके कोई ऐसी फिल्म नहीं रही जिसको कि बॉक्स ऑफिस के पैमाने पर माना जाए कि हाँ भाई दर्शकों ने उसको बहुत देखा है और बहुत सराहा या बहुत उसकी कामयाबी, उसकी चर्चा हुई। ये बात जरूर है कि अभी जो साबरमती एक्सप्रेस आई थी उसको लेकर के माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसको तमाम मतलब प्रधानमंत्री के स्तर से लेकर के तमाम लोगों की तरफ से आया कि भाई ये फिल्म उसको देखा जाना चाहिए, लेकिन वो फिल्म भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाई। तो आप जो कह रहे थे कि दर्शक को ऐसा बना दिया गया, जो आपने 80 करोड़ जनता और 5 किलो अनाज वाली बात कही, तो मेरा यही तो प्रश्न है कि हम ये कैसे, मतलब ये जो है अगर वो जनता जो कि सरकारी इमदाद पर ही जी रही है, तो उसको अगर ऐसा सिनेमा मिल रहा है, उसको ऐसा पसंद आ रहा है, तो क्या कारण है कि वो रिग्रेसिव सिनेमा देखना पसंद कर रही है, और क्या कारण है कि वो जो जिसको हम अच्छा सिनेमा या क्वालिटी सिनेमा कह रहे हैं वो पसंद नहीं कर रही है। मैं नंदिता जी आपके पास आता हूँ, इस सवाल का कोई जवाब आपके पास, आप इसको किस तरह से देखना चाहेंगी। ये बात तो रिग्रेसिव सिनेमा जैसे बिल्कुल पुष्पा 2 और कांतारा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर से, अजय जी से। लेकिन अच्छे फिल्म भी जैसे गोट लाइफ फिल्म के बारे में आपने अभी दिखाया यहाँ पे, अजीब सा फिल्म है, अजीब। और जैसे उसका कैसे शूट किया गया है, और जैसे मैं वो इंटरव्यू उनका जो लीड एक्टर है उनका मैं सुन रही थी कहीं पे कि उन्होंने कितना मेहनत से, कितनी लगान, कितनी डेडिकेशन से, मतलब वो जो किरदार इन्होंने निभाया था, कभी अपना वेट गेन करके, कभी वेट लूज करके, कभी बिना खाए पिए रहे जैसे वो लुक लाने के लिए, तो इतनी कोशिश, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं लोग। तो ये बात नहीं है कि हर जगह पे। फिर महाराजा नाम की शायद विजय सेतुपति का एक फिल्म आया था। बिल्कुल जी हाँ, विजय सेतुपति, वो फिल्म भी हार्ड हिटिंग फिल्म है, अब कह सकते हैं। जैसे देखिए लार्जर देन लाइफ फिल्मों का कुछ अलग ही उनका ग्लैमर है, सुपरस्टार। बाहुबली इज स्पाइडरमैन, सुपरमैन। जैसे आप कह रहे थे अभी कि हाँ हमारे देश की ऐसी हालत है, हम जब अमिताभ आए एंग्री यंग मैन 70s में, जो आम आदमी नहीं कर पाता है वो अमिताभ कर दिखाता है।
एक कूली होकर वो एक अपने मालिक को एक थप्पड़ मारता है। तो हर मतलब ये हमारी वहां तो पैसा फेंकते थे उन दिनों लोग, ऐसे ही लोग अप्रिशिएट करते थे ना, जैसे आम जनता तो वैसे ही करते थे। आपको बहुत वल्गर लग सकता है कि ये कैसे क्यों कर रहे हैं, दैट वाज द मोड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देम। तो ये बात तो हर वक्त है कि जो डाउन ट्रॉडन उनका जो प्रोटैगनिस्ट है, पुष्पा का हिट होने का एक चीज तो बिल्कुल ये है कि वो इलेजिटिमेट सन है किसी का, वो एकदम मतलब ग्रास रूट से बिलोंग करता है, फिर वो वहां पर जाता है। ये जो एकदम वो रैग्स टू रिचेस का जो स्टोरीज है ना, ये रैग्स टू रिचेस का स्टोरीज हर वक्त हर जगह पे कामयाब हुई है, वो चाहे पुष्पा हो चाहे कुछ और हो। जैसे अभी लेकिन वो हाँ वो मैदान जैसे फिल्में भी बनी है, बायोपिक के लेकर इंटरेस्टिंग काम भी मेरे ख्याल से हो रहा है। तो ये बात हाँ बिल्कुल, जैसे हाँ मतलब अजय देवगन कितना लो प्रोफाइल में, और वो एक ही एक्टर एक जगह पे एक रोमांटिक फिल्म, कहीं सिंघम के जैसे लार्जर देन लाइफ फिल्म, कहीं रियलिस्टिक फिल्म। तो ऐसे एक्टर्स भी आ रहे हैं, नए एक्टर्स भी आ रहे हैं जो लोग नए टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है, होमोसेक्सुअलिटी की जैसे चीजें, क्वियर रिलेशनशिप्स के जैसे चीजें। आजकल तो ये हमें तो एक्सपोजर भी नहीं था काफी चीजों का, फिल्मों के जरिए उसका एक्सपोजर हो रहा है। बिल्कुल, तो इसी मामले में मेरे ख्याल से पूरा रिग्रेसिव तो नहीं कर सकते हाँ, लेकिन लार्जर देन लाइफ का वो है, आदि पुरुष जो भी है, कल की फिल्म अगर आप देखेंगे मैं तो हैरान रहेगी, ब्रह्मास्त्र और कल की इतनी हिट बनने की क्या मतलब उसके पीछे कुछ नहीं है। और वो ये कैसे होता है, ये फिल्म आपके सिस्टम में नहीं रहता, इट डजंट रिमेन इन योर सिस्टम। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं भीगी रात, बेटी और फूलों के सेज में 3 फिल्में मैंने देखी है, 2 इनमें से फ्लॉप है, एक शायद कुछ चली थी, ऑल 60s में बनी हुई फिल्में, लेट 50s 60s की फिल्में, लेकिन वो रह जाती है हमारे साथ। श्री 420 हम लोग अभी भी याद करते, चाहे वो भी उसको भी प्रोपेगेंडा फिल्म कह सकते हैं। नेहरूयन सोशलिज्म के ऊपर बनी थी, बिल्कुल आम आदमियों को घर देने के लिए, गरीबों को घर देने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज के ऊपर बनी थी, लेकिन वो फिल्म में मतलब उनका एक इटर्नल अपील है। अभी आप कह सकते हैं कि हाँ क्या पुष्पा का भी ऐसा हो, पता नहीं, लेकिन हाँ लार्जर देन फिल्म बाहुबली का तो है, बाहुबली 2 का वो तो बहुत दिनों तक चला। फिर साउथ इंडियन ये लोग तो अपना खुद का उनका जो इंडस्ट्री है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और वो लोग माइथोलॉजिकल फिल्में, सुपरफिशियल सुपरनैचुरल चीजें, सुपरनैचुरल पावर्स, इनके ऊपर फिल्म बनाते हैं। तो और पेट्रियार्की टेरिबली भयानक रूप से पेट्रियार्कल फिल्म, लेकिन कोई उसका मतलब लोगों पर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से। पॉपुलर कल्चर इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, जो आदमी पसंद करता है वही अंजन चौधरी का बांग्ला में है थे हमारे एक डायरेक्टर, उनका फिल्म पसंद करते। तो इसका मतलब टेस्ट का लोगों का वो ऐसे कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते, कभी क्या टेस्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। जी, आपने जो बात कही है, टेस्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। पराग, मैं आपके पास आता हूँ। आप जो अभी बात नंदिता जी कह रही थी और उससे पहले जो अजय जी ने बात कही, आप उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? ये जो बहस है, ये बहस तो खैर लगातार चलती रहने वाली बहस है कि सिनेमा जो है वो जो कामयाबी के पैमाने हैं उस पर जो बढ़ा जा रहा है सिनेमा, या जिस तरह का सिनेमा हम देख रहे हैं, लगातार उसमें जो गिरावट आ रही है, और आप भी और हम भी लगातार इस पर चर्चा करते हैं कि भाई खाली कमाई को ही एक पैमाना बना दिया गया है सिनेमा के अच्छे या बुरे होने का, या उसकी मतलब उस पर चर्चा करने का। ऐसे में जब हम जिस तरह के सिनेमा की बात कर रहे हैं, खास तौर से जो सिनेमा जो हमको अच्छा लग रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, पराग साहब ने उन फिल्मों का जिक्र किया, अजय जी ने भी जिक्र किया, कुछ का जिक्र नंदिता जी ने किया, कुछ आपने भी बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रेंड है, जैसे कि हॉरर कॉमेडी का मान लीजिए अब एक ट्रेंड है, अब एक हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड चल गया, तो यहाँ जो होता है कि जो चल जाता है फिर उसी पर सब लोग उसी पर जो है दौड़ने लगते हैं। सबको लगता है कि वो वही एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को बनाओ। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं अजय जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं एज ए फिल्म मेकर, मैं साबरमती पे या केरला स्टोरी पे या सावरकर की बात कहना चाहता हूं, और मैंने कही। अब एक दर्शक की हैसियत से आपको देखना है तो वो मेरी सफल फिल्म है, नहीं देखना है तो वह सफल फिल्म है, लेकिन फिल्म बनाना मेरा अधिकार है, मैं बना रहा हूं।
उसमें मुझे कोई उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती कि इस तरह का सिनेमा बन रहा है या वो मैंने बनाया, आपको देखना है ना देखना है, ये एक दर्शक की तरफ से आपका अधिकार है। दूसरी बात यह है कि हम बड़ी रिग्रेसिव सोसाइटी से बड़ी रिग्रेसिव है। हम लोग उन सारी चीजों से बात करने से बचते हैं जो कंट्रोवर्सी की बात होती है, जहां पर हम अनकंफर्टेबल होते हैं। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस पर गिनी चुनी कुछ फिल्में बनी होंगी। जर्मनी का बंटवारा हुआ, उस पर सैकड़ों फिल्में, सेकंड वर्ल्ड वॉर पे सैकड़ों फिल्में। हमारे पास मुश्किल से 10 फिल्में भी, मैं बहुत बोल रहा हूं कि अगर पार्टीशन पे 10 फिल्में बनी होगी, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल आपको करता है एज ए सोसाइटी, तो हम उसमें बात नहीं करना चाहते। तो ये बड़ी रिग्रेसिव मेंटालिटी है इस पे सोचना इस तरह से। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि सिनेमा की गिरावट, ऋषिदा ने भी एक सक्सेसफुल सिनेमा बनाया है, ऋषिकेश मुखर्जी का। उन्होंने बहुत कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाया, वो कमर्शियली भी उतना ही हिट था और सिनेमा भी उतना ही कमाल का था। तो और ये मैं जब ईफी में बहस चल रही थी, उसमें ये था कि भाई जब नए नए बॉलीवुड स्टार ईफी में आना शुरू हुए थे तो ये बहस शुरू हुई थी कि वी डोंट नीड दिस जोकर्स टू प्रमोट फिल्म फेस्टिवल। तो उस समय भी मेरा टेक यही था कि वी नीड दिस जोकर्स टू गेट फंड फॉर आवर क्रिएटिविटी। इंडस्ट्री में पैसा ये लोग लेके आते हैं, बाकी अच्छा सिनेमा बनना चाहिए। अच्छा सिनेमा भी उतना ही आवश्यक अंग है, और ये भी उतना ही आवश्यक अंग है कि पैसा आपको आज मतलब तकरीबन 1400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस अगर पुष्पा 2 ने किया है, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारी भाषा भी वहां पहुंच रही है। वो एक कहीं ना कहीं वो एक रिप्रेजेंटेशन तो आपका उस योगदान को तो स्वीकारना ही पड़ेगा। तो ये सिनेमा भी उतना ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस सिनेमा में क्या हम कुछ कहने जा रहे हैं, कुछ हमारा थॉट है, कुछ हम उस अच्छे सिनेमा की बात कर रहे हैं, या वही ब्रूटैलिटी, वही ठाक 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 ठाक। मतलब हम जैसे पिछले दिनों वो हमने रामायण भी बनाने की कोशिश की, वो उसका पर्पस ये था कि राम रावण का युद्ध में आपको ब्रूटैलिटी दिखाना है। रामायण में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो एक एवेंजर सीरीज टाइप का बना देना था ताकि वो एक रेपेटरी बन जाए। तो इंटेंशन क्या है आपका सिनेमा बनाने के पीछे? इंटेंशन ऑनेस्ट है, या सिर्फ आप एक बाजारवाद का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो कि यार, मुझे याद है एक बड़े मेकर हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, और बड़े फिल्म मेकर, मतलब धमाकेदार बॉक्स ऑफिस हिट बनाई हुई, और उन्होंने सलमान के साथ एक फिल्म बनाई, और उन्होंने कहा सलमान है तो ओपनिंग तो लगी जाएगी, और उसी दिन उनकी गिरावट शुरू हो गई। मैंने कहा जिस फिल्म मेकर ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, वो उसका स्टेटमेंट आता है कि सलमान है तो ओपनिंग लग जाएगी। तो ये इस तरह की गिरावट हम लगातार बाजारवाद के चलते देख रहे हैं कि हम फिल्म नहीं, हम सिनेमा नहीं बना रहे, हम प्रोजेक्ट्स बना रहे। तो थोड़ा सा सिनेमा पे भी ध्यान देकर आगे बढ़ा जाए। तो अब जैसे मैंने हनुमान का जिक्र किया, वो एक छोटी सी अच्छी सी फिल्म थी, हालांकि वो भी वही साउथ के पैटर्न पे थी, लेकिन वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था उस सिनेमा में, कहीं एक थॉट लेके चल रहा था। तो एक थॉट आपका जब तक आप देंगे नहीं, आप सिर्फ अभी जैसे अभी बेबी जॉन आई है, आप वरुण धवन को भी वो लुंगी में ही, लुंगी उसी स्टाइल में वो लुंगी उठाएगा पुष्पा स्टाइल में, नहीं भाई, आपको यहाँ की फिल्म में भी तो बनाना। मतलब इडली सांभर मुझे बहुत पसंद है, इसका मतलब मैं बिरयानी थोड़ी फेंक दूंगा, मुझे बिरयानी भी खाना है, मुझे इडली सांभर भी खाना है ना। तो हर तरह का सिनेमा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हर तरह का क्लाइंट है, हर तरह का दर्शक है। हमारे यहाँ पर वो एंग्री यंग मैन वाला जो दौर था, वो इसीलिए चला कि एक जब समाज का जो निचला तबका होता है, उसको हमेशा यही लगता है कि ये जो आदमी जो कार में घूम रहा है, ये आदमी जो साले आलीशान फ्लैट, ये आलीशान बंगलों में घूम रहा है, ये गलत है, इसकी जगह मुझे होना चाहिए था। तो वो अन्याय के, वो जब बड़ा आदमी गिरता है तो छोटे आदमी को बड़ा सुख होता है, वो एक फैशन है, वो हमेशा रहेगा। पुष्पा 2 की सफलता भी वही है कि आप एक छोटा सा जो वो आदमी था, उसने बड़े बड़े डॉन्स को हरा के अब वो बड़ा हो गया।
तो ये सिनेमा रहेगा, सपनों का सिनेमा रहेगा, लेकिन साथ साथ यथार्थ का भी सिनेमा उतना ही दिमाग में रख के चले तो बेहतर होगा एक सिनेमा के स्टिक के लिए, क्योंकि एक पूरा वो एक जो समांतर सिनेमा का वो था वो तो ध्वस्त हो चुका, लेकिन कुछ सिनेमाकार जो है उनको ये अपनी जवाबदारी से लेना चाहिए कि सिनेमा भी उसी तरह से जिंदा रहे, वो बाजारवाद की भेंट ना चढ़े। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और चूंकि आपने अपनी बात के आखिरी हिस्से में समानांतर सिनेमा का जिक्र किया, समानांतर सिनेमा का, तो हम जानते हैं कि समानांतर सिनेमा के जो एक स्तंभ थे श्याम बेनेगल, वो इसी साल हमसे बिछुड़ गए। और बात यहाँ पर अभी आपने ऋषिदा की भी बात की, तो ऋषिदा की जो फिल्में हैं वो सचमुच एक ऐसा मध्यमार्गी संतुलन बनाती हैं जहाँ की बॉक्स ऑफिस कमाई भी हमको दिखती है, वो फिल्में अच्छा बिजनेस भी करती हैं, एक संतोषजनक कम से कम पैसा उनकी फिल्मों ने कमाया, जैसा कि उनकी बहुत सारी फिल्मों के बारे में कहा जाता है। और उनकी फिल्मों ने एक गुणवत्ता वाला मनोरंजन भी दिया। और उनकी फिल्मों में आनंद फिल्म जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो कि भारत के जो एक हमेशा अच्छे सिनेमा में गिनी जाएगी। संयोग से आनंद के जो मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, आज उनका जन्मदिन है 29 दिसंबर को, हम जब बात कर रहे हैं तो आज राजेश खन्ना का जन्मदिन है। तो ये सारी बातें एक साथ आके जुड़ जाती हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फिल्मों की बात हो रही है जी, मिडिल क्लास को लेकर फिल्म जी, ऋषिदा का जो फिल्म है मिडिल क्लास को लेकर, उनकी फिल्मों में हम देख रहे हैं कि हीरोइन कोई कॉलेज में पढ़ाती है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई स्कूल टीचर है, मतलब बिल्कुल रिलेट कर सकते थे ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक सिनेमा था, फारूक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं लगभग। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह की सिनेमा की बात हो रही है, चूंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें आ गई, इसमें श्याम बेनेगल भी आ गए, इसमें ऋषिकेश मुखर्जी भी आ गए, समानांतर सिनेमा भी आ गया, और श्री जासोबी जैसी फिल्मों का जिक्र भी हो गया, तो राज कपूर भी कहीं ना कहीं आ गए, जिनकी जन्म शताब्दी मतलब इस 2024 में भी शुरू हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिल करके कहीं ना कहीं एक हमें प्रेरित करती हैं कि भाई हम लगातार इस बारे में बात करते रहें कि एक जो अच्छा सिनेमा है, क्वालिटेटिव सिनेमा है, जैसे अभी अब श्याम बेनेगल के गुजर जाने के बाद उनकी फिल्मों की नए सिरे से चर्चा शुरू हुई है, और बहुत सारी उनकी फिल्में जो हैं, अभी यहाँ पर नेहरूबियन उसका जिक्र आया था राज कपूर के बारे में, नंदिता जी ने जिक्र किया था। मुझे श्याम बेनेगल का सिनेमा भी जो उसमें कहीं ना कहीं नेहरूवाद की झलक मिलती है, खासतौर से बहुत सारी फिल्मों में तो एकदम स्पष्ट रूप से, यानी भूमिका जैसी फिल्म जब देखते हैं तो उसमें तो बाकायदा कमेंट्री रेडियो पर आ रही होती है कि हाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, उस समय का उसमें कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा होता है। तो ये जो सिनेमा है, फारूक साहब मैं आपसे आपकी अंतिम टिप्पणी में जानना चाहूंगा संक्षेप में कि हम किस तरह के सिनेमा के बारे में अपेक्षा रखते हैं, क्या रखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो सिनेमा हमारे फिल्म का जो बात पराग चापेकर ने कही कि नहीं, हम ये चाहेंगे कि भाई कम से कम कुछ ऐसा सिनेमा भी बनता रहे जिसके बारे में हम क्वालिटी के टर्म्स में बात कर सकें, ना सिर्फ की कमाई के बारे में बात करें। क्या कहेंगे आप? ये जो इस साल और पिछले सालों में और आगे भी आने वाले सालों में हमारे कई पुराने फिल्मकारों की जन्म शताब्दियां हो रही है, कई जो है हमारे बीच से जा रहे हैं और उनके बहाने हम उनकी चर्चा भी करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि ऋषिकेश मुखर्जी, विमल रॉय, राज कपूर या गुरुदत्त, ये सब लोग, इन लोगों ने अपने समय में फिल्में बनाई और इनकी फिल्में उस तरह की नहीं थी जिस तरह की फिल्मों की चर्चा हम आज कर रहे हैं। मेलोड्रामा में थी ज्यादातर, इनमें से ज्यादातर, श्याम बेनेगल को छोड़ दें तो ज्यादातर ने मेलोड्रामा में फिल्में बनाई। यानी कि हिंदी सिनेमा का जो अपना तरीका था लोकप्रिय सिनेमा का, उसी लोकप्रिय सिनेमा में विमल रॉय ने भी फिल्म बनाई, राज कपूर ने भी बनाई, ऋषिकेश मुखर्जी ने भी बनाई, लेकिन उसमें यथार्थ की आवाज जो थी, अपने समय की जो आवाज थी, वो बहुत इस तरह से पेश की गई थी कि वो सबको सुनाई देती थी। उसके बावजूद वो इवन जो गाने होते थे, उन गानों में वो यथार्थ रिफ्लेक्ट होता था। और इसलिए आज भी मतलब केवल यथार्थ पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि फिल्म चूंकि एक कला भी है तो कलात्मक उत्कृष्टता भी उसमें होनी चाहिए, लेकिन वह अपने समय के साथ जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी बड़ा फिल्मकार वह तब कहलाता है बड़ा फिल्मकार जब उसके अंदर खुद क्रिएटिविटी बहुत गहरी हो। अब आप श्याम बेनेगल की बात लीजिए, श्याम बेनेगल की दो महत्वपूर्ण
टीवी पर दिखाए गए धारावाहिक किस पर हैं? एक इतिहास पुस्तक पर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरी क्या है, संविधान को लेकर जो डिस्कशन संविधान सभा में हुआ उसको। और आप देखिए कि एक 53 अंकों का है एपिसोड का है, एक 10 एपिसोड का है, लेकिन वो इतने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। तो ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत आती है उनके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, उनके अंदर अपने समय की पहचान कितनी है। मेरा अपना विचार है कि इस समय भी है, लेकिन इस समय जिन है वो शायद कतार में बहुत पीछे खड़े हैं। अभी आपने ढाई आखर फिल्म की बात कही। ढाई आखर साहित्यिक रचना पर बनी हुई एक बेहतरीन फिल्म है, लेकिन वो इस सारे शोरगुल में पीछे कहीं खड़ी रहेगी है, और हम जैसे कुछ 2-4 लोग उसकी चर्चा करेंगे, या जैसे मैंने गुठली लड्डू की बात कही, उसकी चर्चा नहीं होगी, जबकि उसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे समय से जुड़ी हुई फिल्म है। एक और प्रवृत्ति देख रहे हैं कि हम साहित्यिक रचनाएं और फिल्म पहले बहुत आपस में जुड़ती थी, अब लगभग खत्म हो गई है प्रवृत्ति, क्योंकि फिल्मकार जो आ रहे हैं उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। अजय ज्यादा बता सकेंगे, अजय और प्रयाग, लेकिन मुझे ये लगता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जिन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, कुछ ने अपने समय को बेहतर ढंग से कहने की कोशिश की, कुछ ने नए ढंग से कहने की कोशिश की, कुछ के नए ढंग से कहने के अंदर जो संदेश है कई बार उसे ठीक से शायद पढ़ा नहीं गया। जैसे मैं एक फिल्म की चर्चा करना चाहूंगा जिसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही देखा और अपनी बेटी के कहने से देखा उसे। वो थी CTRL कंट्रोल, और वो फिल्म जो है मेरे ख्याल में जरूर देखी जानी चाहिए। बहुत दिलचस्प है। जी जी बिल्कुल। वो एक पॉलिटिकल फिल्म है, वो इस बारे में नहीं है कि फेसबुक और ये सब नहीं, ये वो पॉलिटिकल फिल्म है। और अगर हम पिछले 5-6 सालों के अंदर पॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जनता के विरुद्ध किस तरह से हो रहा है उसके प्रति सजग हैं, तो हम CTRL या कंट्रोल जो फिल्म है उसको, उसके महत्व को समझ सकते हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट आपकी जिंदगी पर कब्जा करता जा रहा है, आम आदमी की जिंदगी पर कब्जा कर रहा है, आपको अपने ढंग से घुमा रहा है। और ये सब एक्सपीरियंस हम लोगों को है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। हम बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं अपने घर परिवार वालों के साथ, कभी चलो इस बार अपन जो है हैदराबाद घूमने चलेंगे, वहां की बिरयानी बहुत प्रसिद्ध है। मालूम पड़ा कि थोड़ी देर में आपको हैदराबाद के बारे में तरह तरह की सूचनाएं आपके कंप्यूटर पर आ रही है, मोबाइल पर आ रही है बिरयानी के बारे में आ रहा है। आप विदेश की यात्रा करने की इच्छा कर रहे हैं तो वो आ रहा है, आप कपड़े खरीदने की, ये सब क्या है? ये सब आपको पूरी तरह से कोई सुन रहे हैं आपको, पीछे से आपको कोई रीड करे, थॉट रीड करे आपके। हाँ, तो ये क्या है भाई? ये तो हमारी प्राइवेसी का पूरी तरह से न केवल उल्लंघन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वायलेंट हमला है। जी बहुत अच्छी बात आपने कही है फरक साहब, और जी बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि है आप अगर तो ये जो कारपोरेट आपके चारों ओर जिस तरह से कब्जा जमा रहा है, जो अब फिल्मी दुनिया पर भी, जिस पर हम एक बार चर्चा भी कर चुके हैं कि फिल्मी दुनिया पर भी किस तरह से कब्जा जमा रहा है, और आपको इन सब चीजों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से आपको बता रहा है। ये प्रोपेगेंडा फिल्म, इस साल करीबन 8 प्रोपेगेंडा फिल्म बनी है जो इस वर्तमान जो सत्ता है उसका प्रचार कर रही है। आपका कहना सही है कि उसमें से शायद आर्टिकल 370 ही ने पैसे कमाए हैं, लेकिन ये फिल्में तो दिखाई जाएंगी ना लगातार OTT पर। वो उनकी खुद की जो अपनी प्रचार तंत्र है, उस प्रचार तंत्र के द्वारा वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, स्कूल स्कूल में पहुंच रही है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा है, बिल्कुल आपके बात सही है। लेकिन जो बात आपने बुनियादी तौर पर उठाई, जो एक आपने कहा कि साहित्य की जो धारा थी जो सिनेमा की तरफ जाती थी, वो उस धारा का कहीं ना कहीं हमारे फिल्मकारों ने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। तो उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं
जैसे हमने अभी नेटफ्लिक्स पर इस साल देखा कि वो मार्क्वेस का जो उपन्यास है 100 Years of Solitude, उस पर आधारित एक वेब सीरीज शुरू हुई। तो शायद हमारे यहाँ भी इस तरह की कोई निर्माता इसको बनाने की हिम्मत करे। हमारे यहाँ पहले तो तमाम सारे साहित्यकारों, लेकिन अभी शायद वो चीज जो है उस तरफ जो है वो शायद उतना ध्यान नहीं जा रहा है। बहरहाल ये बातचीत जो है ये जाहिर बात है फिल्मों की क्वालिटी के बारे में है, सिनेमा की क्वालिटी के बारे में, और एक ऐसा सिनेमा, ऐसा मनोरंजक कंटेंट देने के बारे में है जहां की दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही ना मिले या सिर्फ निर्माताओं की कमाई ही ना हो, बल्कि कहीं ना कहीं समाज को भी कुछ मिले। तो जिस तरह का सिनेमा हमने अभी डिस्कस किया, अपना चूंकि बर्थ सेंटेनरीज की बात हो रही थी, तो अगले साल यानी 2025 में हमको मालूम है कि गुरुदत्त की जन्म शताब्दी है, उसी तरह से ऋत्विक घटक की जन्म शताब्दी है। तो हमें उम्मीद है कि जब हम इन फिल्मकारों के बारे में बात करेंगे, इनके सिनेमा के बारे में बात करेंगे, जाहिर है दर्शकों में कहीं ना कहीं इनके सिनेमा को नए सिरे से देखने समझने की भी एक इच्छा डेवलप होगी, एक इच्छा पैदा होगी। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने सब्र के साथ इसको देखा सुना। अब नए साल में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को